नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 56 के बारे में, जो कि जुडिशरी में प्री और मीन्स दोनों के पर्पज से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में से इसमें कम से कम 2 से 3 सवाल बनते हैं और मीन्स का ही सेपरेट मीन्स का एक सवाल बनाता है जो कि 8 नंबर का होता है। अगर हम बात करें किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपका सिलेबस में है तो फिर आप सेक्शन 56 के लिए प्री के लिए तैयार हो जाइए। और मीन्स के पर्पस से भी इसमें एक मीन्स का 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्टार्टिंग से एंड तक आपको बिल्कुल भी स्किप किए बिना पूरा देखना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आप स्किप करें और कोई पॉइंट छूट जाए। और प्लस आपको कॉपी पेन नोट्स लेके बैठना है। इसमें मैं आपको कुछ केस लॉ भी बताऊंगी, जो कि 2 से 3 केस लॉ होंगे, तो उनको भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। कुछ मैं आपको पॉइंट बताऊंगी, कुछ मैं आपको हेडिंग्स बताऊंगी, तो उनको भी आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो बिना कुछ भी देरी किए हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम डायरेक्ट से रीड करेंगे। असंभव कार्य करने का करार, मतलब हम कैसा कार्य कर रहे हैं? असंभव, वह कार्य जो इम्पॉसिबल हो, वो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। ऐसा करार जो किसी ऐसे कार्य करने के लिए किया जाता है जो कार्य कैसा है? असंभव है, तो वह कार्य स्वतः ही क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पर पहुंचने से पहले ही वॉइड हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का स्टेज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो इम्पोर्शिएबल बाय लॉ हो। जो चीज़ इम्पोर्शिएबल बाय लॉ नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकती। इट मीन्स एट द स्टेज ऑफ एग्रीमेंट ही ये वॉइड हो जाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि मैं ए बी से बोले कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओगे तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा, चाहे वो बी को जो है ना वो 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ भी दे दे, तो अभी जो बी है क्या चांद तारे तोड़ लाएगा? तो ये कार्य कैसा है? असंभव है। ये कार्य कभी हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, ओके। हम इसका एक इलस्ट्रेशन से भी पढ़ सकते हैं। जादू से गुप्त निधि का पता चलाना, मतलब कोई बोले कि मैं जादू से यहाँ खजाना छुपा हुआ है उसका मैं पता लगा लूंगा। ठीक है। बी ए बोलता है बी से कि मैं एक करार करता हूँ, तुम मुझे 10 करोड़ रुपए लेना, बदले में मुझे पता है मैं जादूगर हूँ, मैं खजाने का पता लगा लूंगा। तो ये करार शून्य है, क्योंकि ये घटना कभी भी मानी नहीं जाती है। संभव घटनाएं होती हैं, ठीक है, ये माना नहीं जाता कि खजाना मिल जाएगा इसके नीचे या ऐसा हो जाएगा। ये घटनाएं जो है वो कानूनी तौर पर इनका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पैरा पढ़ते हैं। सेकंड पैरा इसका कहता है, उस कार्य को करने की संविदा जो तत्पश्चात असंभव या विधि विरुद्ध हो जाए। इट मीन्स एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ये क्या था? वैलिड था, इसका परफॉर्मेंस भी किया जा सकता था, लेकिन ये बाद में क्या हो गया? बाद में क्या हो गया? ये बाद में हो गया शून्य। तो इसे क्या बोलेंगे? ये हो जाती है हमारी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ये क्या था? वैलिड था, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ था, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ भी परिस्थितियां, चाहे वो प्राकृतिक हो, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन मेड सर्कमटेंसेस बन रही हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, इसके चलते ये संविदा जो होती है ना वो शून्य हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं शून्य संविदा। शून्य संविदा मतलब है कि ये संविदा पहले क्या थी? वैध थी, लेकिन अब किसी परिस्थितियों के चलते, किसी परिस्थितियों के कारण ये जो संविदा है वह वैध नहीं रही, हम इसका पालन नहीं करा सकते। ठीक है, तो चलिए इसे हम आगे पढ़ते हैं। ऐसा कार्य करने की संविदा जो संविदा के किए जाने के पश्चात असंभव या किसी ऐसी घटना के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता, मतलब वचनदाता के कारण नहीं हुई है, वो विधि विरुद्ध हो जाए तब शून्य हो जाती है। और वह कार्य असंभव या विधि विरुद्ध हो जाए, या वो कार्य अब असंभव हो गया है, जिस समय हमने किया था ना उस समय असंभव नहीं था, पर वो अब असंभव हो गया है, तो हमारी संविदा कैसी हो जाएगी? शून्य। अगर वो स्टार्टिंग से ही असंभव था तो कैसी रहेगी? अगर वो स्टार्टिंग से ही असंभव था तो हमारी संविदा, करार ही शून्य हो जाता है, लेकिन वो बाद में हो जाता है तो हमारी संविदा शून्य हो जाती है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। देखिए, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरी जो पुत्री है सी, उसके साथ यदि तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। बी ने बोला ओके मैं विवाह करूंगा। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये मर चुकी थी, मरी हुई थी, ये क्या थी? डाइड थी, मरी हुई थी। ठीक है, डेथ हो गई थी इसकी। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वॉइड। एग्रीमेंट वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाया, नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया। समझ रहे हो? क्योंकि एट द टाइम ऑफ जब हमने एग्रीमेंट किया था तब ये जीवित ही नहीं थी,
तो हो ही नहीं सकता ना, वैध संविदा का निर्माण ही नहीं हो पाया। अब हम एक और सर्कमटेंसेस लेके चलते हैं। इन्हें बोला बी से, आप मेरी पुत्री से विवाह कीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। बी ने बोला ओके, लेकिन इस इनकी शादी का डेट निकल गया, सब कुछ हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं कुंडली मैच हो गई, सब कुछ हो गया, शादी के 2 दिन पहले ही मर गई। नाउ दिस इज वाइड एग्रीमेंट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ये क्या था, नाउ दिस इज वाइड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी एग्रीमेंट नहीं, दिस इज वाइड कॉन्ट्रैक्ट। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या था, इन्फोर्सेबल बाय लॉ था। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज वैलिड, देन इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड नाउ द सर्कमटेंसेस इज बिगिन, सर्कमटेंसेस ऐसी हो चुकी हैं कि अब उसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। नाउ इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, इट कांट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, देन इट बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही क्या होता है, क्या होता है, शून्य होता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाता, स्टार्टिंग से ही वो है ऐसा। मतलब जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये मरी थी, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप ही नहीं ले पाएगा। बट जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो जीवित थी, सब कुछ हुआ, बट शादी के 2 दिन पहले या तो ये मर गई या ये मर गया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ चुकी हैं, ये नेचुरली इंसान मर जाता है, ठीक है, या फिर कुछ मतलब ह्यूमन मेड सर्कमस्टेंसेस आ जाएं, या जो उसके वश में ही नहीं हो वचनदाता के, तो भी क्या हो जाती है, हमारी संविदा जो हो जाती है ना वो शून्य हो जाती है। तो हमने इसमें 2 तरीके जाने, क्या जाने, एक तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, और एक सर्कमटेंसेस या सिचुएशन के कारण वॉइड हो चुकी है, ठीक है। जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है वो हमारी 56 का में एक कवर करेगा, और जो हमारा सेकंड इसका पैरा है वो ये कवर करेगा, उस कार्य को करने की संविदा जो, सबसे पहले आप इसकी भाषा पढ़िए, उस कार्य को करने की संविदा, ये क्या बोल रहा है, उस कार्य को करने का करार नहीं बोल रहा। जहां ये करार बोलेगा इसका मतलब है कि वो संविदा बन ही नहीं पाई, ठीक है, मतलब उसने संविदा का रूप ही नहीं ले पाया, वो स्टार्टिंग से ही क्या थी, वॉइड। इसमें देखो, असंभव कार्य करने का करार, यहां क्यों नहीं बोला असंभव कार्य करने की संविदा, क्योंकि वो ऐसा था जो स्टार्टिंग से ही क्या था, वॉइड था, स्टार्टिंग से ही उसका पालन नहीं कराया जा सकता था, स्टार्टिंग से ही उसकी पुत्री मरी हुई थी, समझ रहे हो, स्टार्टिंग से ही उसने बोला चांद तारे तोड़ के ले आओ, ये तो ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप ही नहीं ले पाती, एट द स्टेज ऑफ एग्रीमेंट ही ये वॉइड हो जाता है, ठीक है, इसलिए बोल रहा है असंभव कार्य करने का करार। यदि आपसे कोई बोलता है विधि विरुद्ध असंभव कार्य करने की संविदा, इसका मतलब है संविदा, मतलब वह संविदा उसने कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लिया मतलब वो क्या हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लिया है उसने, इसका मतलब है कि वो संविदा हो चुकी है। अब ऐसी कुछ सर्कमटेंसेस सिचुएशन आ गई कि अब वो क्या हो पा रही है, अब उसका हम परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, इसलिए अब वो वॉइड हो रही है, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम पैरा थर्ड पढ़ते हैं। पैरा थर्ड हमारा क्या बोलता है, ऐसा कार्य करने के अपालन से हुई हानि के लिए प्रतिकर जिसका असंभव या विधि विरुद्ध होना ज्ञात है, जहाँ की एक व्यक्ति ने ऐसा कोई बात करने का वचन दिया हो जिसका असंभव या विधि विरुद्ध होना वह जानता है तथा युक्तियुक्त तत्परता से जान सकता था, और वचन ग्रहीता नहीं जानता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए उसको प्रतिकर देना पड़ेगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाती है, ये भी क्या हो जाती है कि स्टार्टिंग से उसको पता था, ऐसे का जो उसको पता था कि ये या तो हो जाएगा या फिर है, तो उसके लिए आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ो, जहाँ की एक व्यक्ति ने ऐसी कोई बात करने का वचन दिया जिसका असंभव विधि विरुद्ध होना वह जानता था या युक्तिबद्ध प्रश्न जान सकता था कि ऐसा हो जाएगा, तो उसके लिए क्या देगा आपको, वो देगा कंपनसेशन देगा। जैसे ए बोले बी से कि आप मेरी पुत्री से शादी कर लो, ए को पता है कि मेरी पुत्री मर चुकी है और तुमको पता है कि ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, कोई बात असंभव है, तब भी तुमने बोला, तो तुम अब ए बी को कंपनसेट करोगे, क्लियर, ठीक है। मतलब कोई अगर ये काम करने का करार करता है ना वचनदाता, तो क्या करेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा उसको, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुमको पता था ये असंभव है या ये विधि विरुद्ध है, तब भी तुमने उसको बोला, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलो, तो समझ में आया। अब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं निराशय का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, निराशय का सिद्धांत। इसे हम बोलते हैं विफलता का सिद्धांत। विफलता का सिद्धांत मतलब जो चीज विफल हो जाती है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं। इसके सेकंड पॉइंट को बोलते हैं निराशय का सिद्धांत, फर्स्ट पॉइंट को नहीं। विफलता का सिद्धांत मतलब आगे चल के विफल हो गई है, आगे चल के ऐसा हो गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे चल के विफल हो गई है, आगे चल के ऐसा हो गया है, क्लियर।
अगर कोई चीज़ स्टार्टिंग से ही वॉइड है तो वो विफलता के सिद्धांत में नहीं आएगी। विफलता का सिद्धांत का मतलब होता है आगे चल के वॉइड हो गई है, आगे चल के कुछ ऐसा हो गया कि अब उसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, तो ये विफलता के सिद्धांत में आ जाएगी। ठीक है, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट को आप समझो। फर्स्ट पॉइंट में स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। सेकंड पॉइंट में आपका क्या होता है, एक जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होता है, पर अब ऐसी सर्कमटेंसेस हो जाती हैं, सब्सिक्वेंट कुछ ऐसी सब्सिक्वेंट इवेंट कुछ ऐसा होता है, सब्सिक्वेंट में कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि वो बाद में क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। अगर आप कोई ऐसे कार्य से अपालन से हुई हानि के लिए जिस प्रतिकल जिसका असंभव या विधि विरुद्ध होना ज्ञात था, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पता था कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये विधि विरुद्ध है या ये असंभव है, ठीक है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मैं बाद में जाके इसको नहीं कर पाऊंगा, ये असंभव है, विधि विरुद्ध वो जानता था, तो वो क्या देगा, उसके लिए क्या देगा, कंपनसेशन देगा। ठीक है, ऐसे कार्य के पालन से हुई यानी जिसके लिए प्रतिकर जिसका असंभव या विधि विरुद्ध होना जानता था, वह जानता था कि ये कार्य कैसा है, आगे जाके विधि विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तब? चलिए अब हम इसको मैं आपको अपने नोट से बताती हूँ कि आपको मीन्स में क्या, पहले तो आपको 56 पूरा कवर अप करना है। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में, पर जो मेरे नोट्स है वो मोस्ट ऑफ हिंदी मीडियम्स में ही है। तो आप केस लॉ जरूर लिख सकते हैं, अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, पर हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रॉपर नोट्स है मेरे पास। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स बता रही हूँ अपने, ऐसे आपको मीन्स में बिल्कुल लिख के आना है। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, मैं आपको और एक बार और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि पहले आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है तो वो अलग है, फिर बाद में को जो सब्सिक्वेंट इवेंट वॉइड हो जाता है बाय द एक्ट ऑफ गॉड या बाय द एक्ट ऑफ स्टेट, या कुछ भी सब्जेक्ट मैटर में चेंज हो जाए, लॉ में चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका बताता है कि जहाँ की एक व्यक्ति ने कोई ऐसी बात करने का वचन दिया हो जिसका असंभव या विधि विरुद्ध होना वह जानता था कि असंभव है, इसका कार्य कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको क्या देना पड़ेगा, युक्त तत्परता से जान सकता था और वचन ग्रहता नहीं जानता था, वहां उसे किसी भी हानि के लिए क्या देना पड़ेगा, प्रतिकर देना पड़ेगा। अब आप बात को ए बोलता है बी से कि मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओ, तो ये तो बी को भी पता है कि चांद तारे में तोड़ के नहीं ला पाऊंगा, तो ये तो इसके लिए नहीं देगा, इसके लिए नहीं देगा। पर ए बोलता है बी को कि मेरी बेटी से शादी करना, बी बोलता है ओके मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, और बी को पता है कि मेरी बेटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मर चुकी है, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट वो जीवित ही नहीं है, और बी उसके लिए रुका रहता है रुका रहता है रुका रहता है, तो क्या हो जाता है इसमें, क्या हो जाता है इसमें हो जाती है वो, उसको फिर कंपनसेट उसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप नहीं कह सकते, इसमें आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि ऐसे कार्य के अपालन से हुई, यानी कौन से कार्य का आप पालन नहीं कर पाए, ऐसे कार्य जिसका आप जानते थे कि असंभव या विधि विरुद्ध होना ज्ञात है, आपको पता था और उसको नहीं पता था। ठीक है, ये तो बाद में हो जाएगा, इसका तो दोनों पार्टी पे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, वही नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बोल रही हूँ, वही नहीं होता, मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी भी पार्टी पर कंट्रोल ही नहीं होता सेकंड वाले पर, तो ये तो असंभव हो जाती है। ठीक है, पर असंभव हो जाती है, पर थर्ड पॉइंट में ये बताया कि आपको पता था कि ऐसा कार्य असंभव है, फिर भी आपने उसको किया, तो आपको अब क्या, प्रॉमिसी को उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोल रहे हो कि मेरी बेटी की शादी करो, आपकी बेटी मरी हुई है, तो वर्ड एग्रीमेंट है, आप वो ऐसा कार्य के पालन से हुई हानि के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया था कि मेरी बेटी बीमार है, वो शादी नहीं कर पाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि ये का जो पहले से ही गा से विवाहित है, का क्या है, जो पहले से ही गा से विवाहित है और जिसके लिए बहुपत्नित्व उसके वो नहीं कर सकता। ए पर्सन है, ठीक है, जो किससे है, उसकी शादी सी से हो चुकी है, फिर भी वो बी से शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो एक हिंदू है। आपने हिंदू लॉ में पढ़ा होगा, हिंदू लॉ में क्या होता है, एक पत्नी की एक पति की एक ही पत्नी होगी, फिर भी वो दूसरी पत्नी से शादी करने का बोल रहा है, मतलब ये स्टार्टिंग में कैसा है, स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, स्टार्टिंग से ही कैसा है, वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव हो, शून्य, ये कार्य असंभव है। आपकी एक पत्नी, आप दूसरी पत्नी से शादी नहीं कर सकते क्योंकि आप हिंदू विधि के अधीन आ रहे हो। अगर आप मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग आओगे तो आप कर लोगे, बट आप हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, मतलब आप एक ऐसा कार्य करने की संविदा कर रहे हो जो क्या है, शून्य है। कैसा है, शून्य है, स्टार्टिंग से ही है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, जो स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ था,
ये तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द टाइम ही नहीं है ना, नहीं हो सकता। फिर भी आप उसको बोल रहे हो, अब बेचारी को कैसे पता पड़े आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, तो आपको उसे बताना पड़ेगा ना, आपकी पर्सनल नॉलेज है तो हो जाएगा। बट अगर ये आपस में आप करार करो कि देखो तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाओ, तो फिर आप कंपनसेट नहीं करोगे, क्योंकि वो बी को भी पता है कि मैं चांद तारे तोड़ के नहीं ला सकता। ऐसी कोई चीज जो वॉइड एग्रीमेंट हो बट उसकी जो नॉलेज है वो पर्सनली आपको हो। ए बी से करार करे कि मेरी पुत्री से शादी करो, उसकी बेटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही मर चुकी है, बी कहाँ से पता करे तुम्हारी बेटी मरी है कि जिंदा है, तो इसमें आप कंपनसेट करोगे, इसमें भी कंपनसेट करोगे क्योंकि आपकी पर्सनल नॉलेज में था। ठीक है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट का अलग है, वर्ड तो फिर वर्ड हो जाता है, उसमें तो किसी का जोर ही नहीं चलता। अब आपको बोलूँगी कि आपको पेपर में मीन्स के लिए कैसे लिखना है, मीन्स में पूरा ये लिखना, एक या दो वो लिख देना, क्या बोलते हैं इलस्ट्रेशन, और फिर इसको ये लिखना। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग डाल के, हाँ आपको दिख रहा है, चलो, नैराश्य का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। नैराश्य का सिद्धांत, विफलता का सिद्धांत, ठीक है, इसे नैराश्य का भी बोलते हैं, विफलता का भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसे, प्रयोजन नाश का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, नैराश्य, विफलता, प्रयोजन नाश, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसका क्या होता है, एक केस था टेलर वर्सेस कार्लवेल 1863। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था, वादी ने 100 पौंड प्रतिदिन किराए की दर पे प्रतिवादी को घर पे बोला था कि मैं क्या करूंगा, तुम मुझे 100 रुपये देना, मैं तुम्हारे घर पे डेली क्या करूंगा, गाया करूंगा। पर वो क्या हो गया, मर गया किसी कारण से, या वो क्या हो गया, बीमार हो गया, मर गया, या हॉल में आग लग गई। अब तो ये तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना, आग लग गई हॉल में। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था ये, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड था। लेकिन इसने बोला कि देखो मैं तुम्हारे वहाँ डेली गाया करूंगा एक हॉल में, तो मुझे डेली के 100 रुपये दिया करना। वो हॉल में ही आग लग गई, तो अब इसका परफॉर्मेंस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब ये क्या हो गया, वैराश्य का सिद्धांत। निराशा का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ बाद में वॉइड हो जाए, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो पर बाद में वॉइड हो जाए। ये क्या हो गया, बाद में वॉइड हो गई है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो सब सही था ना, वादी ने बोला था कि मैं तुमको 100 रुपये डेली दूंगा। ठीक है, प्रतिवादी ने बोला था हाँ ठीक है मैं आपके लिए गाना गा दिया करूंगा, लेकिन हॉल में आग लग गई, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, अभी आप पालन के लिए छम में, अब बेचारा वो गा नहीं पाया तो उसमें उसकी क्या गलती है। समझ में आ गया। चलो, इसका एक और केस है, इसका एक और केस है, सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनी राम बांगुर AIR 1954 SC 44। ठीक है, इसमें भी यही था कि यदि कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो कि जिसके आधार पर हम अपनी अब जो संविदा उसका पालन नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में ना हो, जैसे कि इसमें उसका हॉल जल गया था, इसमें भी कुछ ऐसा, तो ये 2 केस आपको लिख के आनी है। ठीक है, चलिए, अगर आपको इन 2 केस पे डीपली वीडियो भी चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए ला सकती हूँ। अगर आप मुझे कमेंट में करके बोलेंगे तो मैं पर्सनली दोनों के ऊपर आपके लिए एक डीपली अच्छे से एक वीडियो बना के लेके आऊँगी। ठीक है, अब होता है प्रारंभ से ही असंभव कार्य। ठीक है, क्या होता है, प्रारंभ से ही क्या होता है, असंभव कार्य। प्रारंभ से ही असंभव कार्य मतलब होता है जैसे कि चांद तारे तोड़ के लाना। ठीक है, या फिर मैं जादू करके पता कर लूंगा, क्या कर लूंगा, जादू करके खजाना पता लगा लूंगा। या फिर मैं कह रहा हूँ कि ए मर चुका है ना, मैं बी से ए जो है ये मर चुका है, बी बोलता है सी से मैं इसको जीवित कर दूंगा, ये हो सकता है, ये असंभव कार्य है, ये हो ही नहीं सकता। और ये बात सी को भी पता है कि ये इसको जीवित नहीं कर सकता, तो अब इसके बदले से कंपनसेट नहीं करेगा, ये कंपनसेट नहीं करेगा। कंपनसेट क्यों करेगा, क्योंकि तुमको पता है। अब यहाँ पर ए है, बी की पुत्री है, इसने बोला मैं अपनी पुत्री की शादी कराऊंगा, 1 लाख रुपए लेना। ये बेचारा किसी से शादी नहीं करता, कराया, ये इसकी पुत्री मर चुकी थी। ये एग्रीमेंट, ये वर्ड एग्रीमेंट है, स्टार्टिंग से ही वर्ड है, बट इसको पता नहीं था, इसकी पर्सनल नॉलेज में था, तो अब इसे कंपनसेट करना पड़ेगा। ए बोले सी से मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओ, ये तो सी को भी पता है मैं नहीं ला पाऊंगा, इसके लिए कंपनसेट नहीं करेगा। और ना ही वर्ड किसके लिए करेगा, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनसेशन की वो अलग बात होती है, जब आपने कुछ लाभ ले लिया हो तो होता है, लाभ वगैरह नहीं लिया हो तो नहीं होता। ठीक है, इतना हो गया। चलो, अब ये जो नैराश्य सिद्धांत के आधार है, आधार क्या है, संविदा की विषय वस्तु का विनाश, संविदा की विषय वस्तु का ही विनाश हो जाए। ठीक है, जैसे कि टेलर वर्सेस कॉल्डवेल इसमें बताई गई थी, टेलर वर्सेस कॉल्डवेल में बताई गई थी, क्या बताया गया था कि जो हॉल था उसमें ही आग लग गई, तो अब ये खत्म हो गया, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। विशिष्ट घटना का घटित ना होना, आपने संविदा करी थी कि ये विशिष्ट घटना घटित होगी तब मैं करूंगा, और अब कुछ ऐसा हो गया कि वो घटना कभी घटित ही नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, अब है परिस्थिति परिवर्तन। परिस्थितियों में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाए।
ठीक है, जिससे कि आपने जो संविदा कही थी वो संविदा कभी हो ही नहीं पाए। चलो, या फिर विधि में परिवर्तन होने से। विधि में परिवर्तन होने से क्या मतलब होता है कि आपने कुछ संविदा की, ठीक है, उस समय वो संविदा बिल्कुल सही थी। एक संविदा होने के लिए क्या होना चाहिए, एक संविदा वैध कब होती है, पहले तो ये आपने धारा 10 में पढ़ा है। एक तो वो सक्षम पक्षकार के द्वारा की जाए, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, विधि पूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, विधि पूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, पक्षकार सक्षम होने चाहिए, उसमें प्रतिफल कैसा होना चाहिए, विधि पूर्ण होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रतिफल के बदले किसी को अफीम गांजा दे रहे हो। धारा 23 में आपको बताया गया है कौन से प्रतिफल कौन से उद्देश्य विधिपूर्ण होते हैं, ठीक है। अब आपने कोई संविदा करी जो बिल्कुल विधिपूर्ण थी, उसका उद्देश्य बिल्कुल विधिपूर्ण था, लेकिन भारत में कोई ऐसी विधि लागू हो गई जिससे क्या हो गया कि मतलब उस प्रकार की संविदा विधि विरुद्ध हो गई। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि ए और बी कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों बिल्कुल मेजर हैं, इनका विधिपूर्ण प्रतिफल है, विधिपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन इन्होंने संविदा करी, ठीक है, लेकिन इनकी संविदा करने के ही 2 दिन बाद एक भारत में ऐसी विधि लागू हो चुकी है जिसके अनुसार अब इनकी संविदा विधिपूर्ण नहीं रही, तो अभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर बात आती है पक्षकार की अयोग्यता या मृत्यु, यदि पक्षकार अयोग्य हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो अभी ऐसा हो जाएगा। जैसे कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए बोलता है बी से कि मैं आपके लिए एक पिक्चर बनाऊंगा। पिक्चर कौन बनाएगा, ए। मैं आपके लिए एक पिक्चर बनाऊंगा, बदले में आप मुझे 1,00,000 रुपये देना। और अब ए मर जाए या पागल हो जाए ना, वो अब परफॉर्म कर सकता है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट अब कैसा हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी है, इसकी पर्सनल इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसके प्रतिनिधि भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो, प्रतिनिधि भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता, ए बोलता बी से कि मैं आपको माल दूंगा, आप मुझे रुपए देना, तो माल तो इसके गुड्स जो है वो तो बच्चे भी दे सकते हैं ना, पर ये जो पिक्चर है ये तो ए ही बना सकता। अब ए नहीं बना पाया तो अब तो कोई नहीं बना पाएगा। तो पक्षकार की अयोग्यता या मृत्यु, ये जो ए है वो मर जाए तो पिक्चर कौन बनाएगा। या फिर ए बोले कि मैं आपके लिए डेली गाना गाऊंगा, आप मुझे डेली के 1,000 रुपये देना, बी को बोले, और ए जो है वो मर जाए, तो ये पक्षकार की अयोग्यता या मृत्यु हो गई। ए बोले कि मैं आपके घर में गाना गाऊंगा और घर नष्ट हो जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संविदा की विषय वस्तु का विनाश हो गया, ठीक है। युद्ध द्वारा हस्तक्षेप। युद्ध द्वारा हस्तक्षेप का मतलब होता है कि आपने, ये जो भारत का एक व्यक्ति था उसने बी से क्या की, संविदा की। बी जो है एक विदेश में रहता है, इस विदेश का कुछ भी नाम है, XYZ, आप कुछ भी नाम लेके चलो। एग्जाम्पल के लिए हम अमेरिका ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अमेरिका, ठीक है। ए है भारत का व्यक्ति, बी है अमेरिका का व्यक्ति। जिस समय इन्होंने संविदा की थी भारत और अमेरिका के संबंध बिल्कुल अच्छे थे, लेकिन जैसे इन्होंने संविदा की उसके कुछ दिनों बाद क्या हो गया, भारत और अमेरिका के संबंध बहुत खराब हो गए, दोनों में युद्ध की स्थिति बन गई। अब ये संविदा का पालन आगे नहीं कराया जा सकता, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब आपको मेंस में क्या लिखना है और प्री में क्या पूछेंगे। प्री में तो कुछ नहीं, प्री में तो सीधे सेक्शन का नंबर पूछ लेता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कि एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट किसमें बताया गया, तो आप बता देंगे एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट जो हमारा सेक्शन 56 में बताया गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है मीन्स में, तो मीन्स में आप सिंपल ही बता सकते हैं। मीन्स में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पूरे सेक्शंस लिखेंगे, 2 इलस्ट्रेशन लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे, ठीक है। समझा मैंने आपको दिया है कि एग्रीमेंट स्टार्टिंग से भी वर्ड होता है, एग्रीमेंट, ठीक है, कुछ मतलब बीच में भी वर्ड हो जाता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस या सब्सिक्वेंट इवेंट के चलते, ठीक है। आप कुछ ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो आपको पता है कि हाँ ये क्या है, इम्पॉसिबल है या फिर क्या है, अनलॉफुल है, तब भी आप करते हो, सामने वाला बेचारा उसको जान भी नहीं सकता, ठीक है, तो क्या आपको कंपनसेट उसको करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको सबको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।